बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट आज ये पार्ट 2 है जो हमने लास्ट लेक्चर मैंने ग्रुप में शेयर किया था। वो डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी माइक्रोबायोलॉजी की एक पीपीटी थी। ये हाफ हमने कवर कर दी थी पार्ट 1, और पार्ट 2 में आज हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म की जो पीपीटी है वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दूँ तो उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ी थी, और उसके साथ साथ हमने फिगोसाइटोसिस का भी देखा था कि फिगोसाइटोसिस किसे कहते हैं। इम्यूनिटी के रिलेटेड कुछ पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी, इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े थे, और उनके फर्दर टाइप्स वगैरह हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में डिस्कस किए थे। आज 20 स्लाइड का कंप्लीट कर दिए थे। अभी अगेन नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं जो आई थिंक अराउंड ऑफ 20 स्लाइड्स रिमेनिंग है, उसको भी हम कवर कर देते हैं। ठीक है, आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। डिफाइन दो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक वर्ड्स है एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडीज़। देखो, ये दो वर्ड्स को इजी समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, मैं ये स्लाइड आपको बता रहा हूँ, मगर मैं आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपको ईजी होगा। An antigen in any substances or organism that is unrecognized by our immune system. It could be anything from bacteria to chemicals to virus or even food. Antigen typical trigger an immune response. देखो सिंपल सी बात, कोई सा भी ऐसा देखो एंटीजन बेसिकली एक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस में क्या हो सकते हैं? कोई भी चीज़ हो सकती, केमिकल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और या ये एंटीजन या वो सब्सटेंस है जिसके अंदर, या ये इसमें ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें सबको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। या सिंपल वर्ड में वो सब्सटेंसेस या वो ऑर्गेनिज्म जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, इसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में कोई सा भी ऐसा सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिज्म जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है कि इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिव हो जाए और काम करे, तो इस तरह की चीज़ को हम एंटीजन कहते हैं। अभी एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं? Antibodies are protein that bind with the antigen in order to neutralize the latter or make other element of the immune system aware of their presence. Antibodies producing cell specially designed to tackle one type of antigen. Your body bone marrow, lymph glands, spleen, and will contain a millions of them to ensure every no antigen will be confirmed by a corresponding antibodies. देखो सिंपल सी बात, जब एंटीजन जो है इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ट्रिगर करता है। जैसे इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम उसके नतीजे में उस जरासीम के अगेंस्ट क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडीज कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज बहुत से, जैसे यहाँ पर लिखा है बोन मेरो हो गए, लिम्फ ग्लैंड्स हो गए, स्प्लीन हो गए। तो ये चीज़ें क्या है? ये बेसिकली पार्ट्स है हमारे इम्यून सिस्टम के, और ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज फिर क्या करते हैं? वो जो बाहर से एंटीजन आया है उसको ट्रिगर करते हैं और उसके अगेंस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उस जो एंटीजन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सिंपल वर्डिंग इस पूरे स्लाइड को बता दूं। एंटीजन फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया क्या है? एंटीजन है। ये हमारी बॉडी में जैसे एंटर होता है तो ये क्या कहते हैं? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। जैसे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इस बैक्टीरिया अगेंस्ट ट्रिगर होता है तो वो क्या करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और उन एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? उस बैक्टीरिया को किल करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होती है बेसिकली। अच्छा, फिर इन दोनों को एक समराइज किया हुआ है कि एन एंटीजन इज अ डिजीज एजेंट, वायरस, टॉक्सिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंगस, केमिकल etc दैट इज अ बॉडी नीड टू रिमूव। ये क्या कह रहे हैं कि भाई एंटीजन एक बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो डिजीज पैदा करता है। एंटीजन क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो डिजीज पैदा करता है। जैसे एंटीजन वायरस भी हो सकता है,
बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, बहुत सारी चीज़ें, केमिकल, ये सारे एंटीजन हो सकते हैं और इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। अभी एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन दैट बाइंड टू द एंटीजन टू अलाउ और इम्यून रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई एंड डील विद इट। इसमें क्या है? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती है बेसिकली, और ये क्या होती है? एंटीजन के साथ बाइंड होती है और उसके साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करती है कि उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दोबारा आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि एंटीबॉडीज आर सिक्रीट बाय बी लिम्फोसाइट्स। इस बी लिम्फोसाइट्स को हम बी सेल भी कहते हैं। ठीक है, वे एंटीबॉडीज आर सिक्रीट बाय बी लिम्फोसाइट। अभी बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? वे अ फॉर्म ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये बी लिम्फोसाइट जो है ये बेसिकली एक पार्ट है वाइट ब्लड सेल का, एंड सर्कुलेट इन अ ब्लड प्लाज्मा इधर फ्रीली और अटैच टू द सरफेस ऑफ बी सेल। अच्छा, फिर ये क्या कह रहे हैं? कह रहे एंटीबॉडीज जो होती है ये बी सेल से सिक्रीट होती है, और बी से बी लिम्फोसाइट, बी ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? बी ल्यूकोसाइट जो है वो वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है। तो ये एंटीबॉडीज इस बी ल्यूकोसाइट से सिक्रीट होती है, और जो हमारा ब्लड है उस ब्लड प्लाज्मा सर्कुलेशन उसके अंदर क्या होती है? सर्कुलेट होती है। कुछ फ्रीली भी सर्कुलेट होती है और कुछ बी सेल के साथ, सरफेस के साथ भी अटैच होती है। B and T cell work in unison of identify the located antigen, create the correct antibodies and capture। फिर क्या कहते हैं? ये kill neutralize the antigen। फिर ये B और T सेल जो है ये क्या करते हैं? ये एक जैसा वर्क करते हैं, और इनका काम क्या है B और T सेल का? कि बाहर से जो एंटीजन आता है उसके ऊपर अटैच हो जाना और उनको किल करना या उनको न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है। एंटीबॉडीज का बेहतरीन सिर्फ बेस्ट आप लोग जहन में रखें कि इसका काम है डिफेंस करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात क्या है? अ वैक्सीन बाय एक्सपोजिंग द इम्यून सिस्टम टू अ न्यू एंटीजन which will teach antibodies the correct form in which to capture to take that antigen. When the actual disease antigen later enter the body, the immune system will be rapidly response with the minimal discomfort and inconvenience। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले हम जब बच्चा होता है उसको हम पहले वैक्सीन दे दें। बच्चे को हम क्या करते हैं? वैक्सीन से एक्सपोज कर देते हैं। मतलब उस बच्चे को हम वैक्सीन लगाते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में ये माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में वो वैक्सीन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में माइक्रोब्स होते हैं, मगर वो इस तरह होते हैं कि वो बच्चे के अंदर डिजीज नहीं काज कर सकते। ये क्या करते हैं? जब वैक्सीन हम बच्चे के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उस देखो वो वैक्सीन के अंदर भी एंटीजन है ना, इनएक्टिव फॉर्म में। तो जरासीम क्या है? एंटीजन ही है। जब इस एंटीजन को हम बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो जैसे ये एंटर होता है तो उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। उसी तरह के एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और आके उस एंटीजन को किल कर देता है। फिर इस जिस तरह का, फॉर एग्जांपल जिस तरह के एंटीजन आए हैं इसी तरह के एंटीबॉडीज बना के इसको किल कर देते हैं, और इसी जो इन फंक्शन परफॉर्म इस चीज़ को अपने पास स्टोर कर देते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें क्या होता है? ये फिर इस जो एंटीजन है इसकी जो पिक्चर है ये किस तरह का एंटीजन आया था इसको स्टोर कर देते हैं। जब ये इसको स्टोर कर देते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम फिर देखो ये कह रहे एक्चुअल डिजीज एंटीजन लेटर एंटर, अगर बिल फर्ज जो वैक्सीन, फॉर एग्जांपल अभी बच्चे के अंदर पोलियो वायरस का वैक्सीन इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके खिलाफ उसके बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए और उस पोलियो वायरस वैक्सीन को, जरासीम को ख़त्म कर दिया और उसको रिकॉर्ड अपने पास रख दिया। अगर बिलफर्ज 2 साल बाद 3 साल बाद वो पोलियो के जरासीम कोई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसकी बॉडी के अंदर आता है तो उसकी जो बच्चे की जो बॉडी उसको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके पास वो जो मेमोरी है वो सेव होती है, वो फ़ौरन उसी तरह का एंटीबॉडीज़ बना देता है और वो जाके उस पोलियो वायरस को किल कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसमें। अच्छा, लिस्ट ऑफ 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन। अभी कहते हैं कि एंटीबॉडीज कितने किस्म की होती है? 5 किस्म की एंटीबॉडीज होती है और इनके फंक्शन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 टाइप ऑफ हैवी चेन कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को हम अमीनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ठीक है, when according to those types are the classified into immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin D और immunoglobulin E।
दे आर द डिस्ट्रीब्यूट एंड फंक्शन डिफरेंट इन द बॉडी। अब ये कहते हैं 5 टाइप के एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज कितने टाइप की? अमीनोग्लोबुलिन के कहते हैं एंटीबॉडीज, ये 5 टाइप की होती है, ठीक है, जो मैंने आपको IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। अभी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ब्लड के अंदर कितने मिकदार में पाए जाते हैं और उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, IgG with this isoform account for 7 to 75% of the all human immunoglobulin found in the blood। ये जो IgG है ये हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 70 से लेकर 75% पाया जाता है। ये अमीनोग्लोबुलिन जी सबसे ज़्यादा की तादाद में हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा की तादाद में जो अमीनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ पाई जाती है उसको IgG कहते हैं, ठीक है। अभी इस IgG का ये अमीनोग्लोबुलिन जो है ये ब्लड के अंदर होता है। फिर इसका फंक्शन क्या है? The function of the IgG is the only antibodies that can be cross the placenta and provide the passive immunity to the fetus and infant in the first for a few months of life। देखो इसमें कह रहे कि ये IgG है, ये एक ऐसा किस्म की एंटीबॉडीज है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस वहाँ पर ये जो होता है प्लेसेंटा मौजूद होता है। उस प्लेसेंटा के ज़रिए माँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन, ब्लड, ये सारे बच्चे के अंदर जाते हैं। तो ये IgG एक ऐसा एंटीबॉडीज़ है कि ये प्लेसेंटा को, माँ की बॉडी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर चला जाता है और बच्चे को एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उस बच्चे की हिफाजत करता है। और अगर बच्चा पैदा भी हो तो फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ तक उसको भी ये एंटीबॉडीज उस बच्चे के अंदर, बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, तब जब तक उसकी खुद की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ना हो और डिफेंस करने के काबिल ना हो। तो ये एक एंटीजन IgG का ये भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है। IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। अभी एंटीबॉडीज की अगर बात करें, इसमें जो लार्जेस्ट एंटीबॉडीज है वो IgM है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5% ऑफ द ऑल अमीनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्लड। और ये जो IgM है ये तकरीबन 5% हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। A passive a positive immunoglobulin M antibodies test indicate, अगर for indicate that the virus may be present and your body has started the immune response। when IgM is detected you may currently be इन्फेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अक्सर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक टाइफाइड वगैरह का टेस्ट लिख कर दे देता है। तो उस टाइफाइड के टेस्ट में 2 चीज़ें, एक IgG और IgM वगैरह देखा जाता है। उस IgG और IgM जब हम उसको देखते हैं, अगर उसके अंदर उस शख्स का IgM का जो टेस्ट है अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उस टेस्ट का पॉजिटिव आने का मकसद ये है कि इस बंदे के अंदर क्या है, वायरस मौजूद है और इसकी वजह से इसकी बॉडी ने क्या किया है, रिस्पॉन्स स्टार्ट किया, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट किया है। तो दैट्स मीन अगर किसी को जो अमीनोग्लोबुलिन M प्रेजेंट है तो इट्स मीन्स इसको एक्यूट इन्फेक्शन है। अच्छा, उसके बाद IgA की बात करते हैं। इट अकाउंट फॉर 10 to 15 of all immunoglobulins and it are prevalent in a serum, nasal mucosa and saliva, breast milk and interstitial fluid। अभी ये जो IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये तकरीबन 10 से 15% हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये हमारे जो नेसल म्यूकोसा है, नोज की जो सबसे बाहर वाली लेयर है म्यूकोसा की, नेजल म्यूकोसा में भी मौजूद होता है, सलाइवा में भी मौजूद होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी मौजूद होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन सब जगह ये IgA मौजूद होता है। It a mucosal surface IgA prevent the primary defense and against of the inhale and the ingestion pathogen। ये जो नेसल म्यूकोसा में IgA मौजूद है तो इसका काम क्या है बेसिकली, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो आलूदगी है, ये जो ऑक्सीजन, इसके साथ क्या होता है, बहुत सारे जरासीम भी हमको इनहेल करते रहते हैं। तो उस इनहेल जब उस जरासीम को हम करते रहते हैं तो वो इनहेल जब नाक के जरिए जाता है तो इस म्यूकोसा की लेयर में ये इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है, ये उसको पकड़ लेता है, ट्रैप कर देता है, उस जरासीम को हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देता।
क्यों? अगर वो जरासीम हमारे लंग्स में जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, लंग्स के जो इन्फेक्शन वो काज हो जाएंगे। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है नेसल म्यूकोसा के अंदर मौजूद होते हैं और जैसे जरासीम आते उसको ट्रैप कर देते हैं और उसको अंदर जाने नहीं देते। आईजीई की बात करते हैं। आईजीई का सिंपल जहन में रखना कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IgE is the last prevalent one with a serum concentration 10,000 times lower than IgG. However, the concentration IgE increases significantly in allergic condition. ये जो IgE है ये IgG के मुकाबले में 10,000 गुना बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, मतलब ये बहुत लिटिल मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है IgE। और ये कब इंक्रीज, जब इंसान को एलर्जिक कंडीशन हो जाती है तो उसके नतीजे में ये इंक्रीज हो जाता है, तो ये एलर्जी को इंडिकेट करता है। अभी IgD की बात होती है। IgD में भी involve an humoral immune response by the regulating B cell and selection एंड होम्योस्टेसिस। ये जो IgD है बेसिकली क्या, ये हमारे जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है और ये बी सेल की जो सिलेक्शन है उसको भी रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस के अंदर भी अपना रोल फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, वे एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेमोरी एंड टॉलरेंस एंड स्पेसिफिसिटी इन इम्यूनिटी। ये कुछ दो तीन वर्ड्स है, इसके हम डिस्कस करते हैं। इन इम्यूनोलॉजी मेमोरी बी सेल, जो हमारी इम्यूनोलॉजी जो है क्या है, ये इसमें मेमोरी बी सेल्स होते हैं। अभी मेमोरी बी सेल क्या है? मेमोरी बी सेल इज अ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट दैट इज अ फॉर्म पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये जो मेमोरी बी सेल है ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई एंटीजन आता है, फॉर एग्जांपल पोलियो का कोई जरासीम आया, ये उसकी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या कहती है, एंटीबॉडीज बना लेती है और उसको किल कर देती है। जिस तरीके का जो पोलियो को वायरस आया था उस शक्ल को, उस चीज को पूरा ये मेमोरी का अपने पास स्टोर करके रख देता है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे जरासीम आता है तो ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट फौरन एंटीबॉडीज बनाते हैं और उसको किल कर देता है। तो मेमोरी बी सेल जो है ये बी लिम्फोसाइट जो सेल है उसका एक टाइप है। बी लिम्फोसाइट क्या है, ये भी एक WBC जो वाइट ब्लड सेल होता है, ये बी लिम्फोसाइट उसका एक टाइप है। तो इस बी लिम्फोसाइट का जो मेमोरी बी सेल, ये जो मेमोरी बी सेल है ये बी लिम्फोसाइट के एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी फंक्शन की बात हो रही है। देयर फंक्शन इज टू मेमोराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन that activated the parent B cell during the initial infection, such as if the memory B cell later encounter the same antigen, it trigger an accelerating and robust secondary immune response। मैंने आपको सिंपल बताया ना, अगर ये इस मेमोरी बी सेल का काम क्या है, अपने पास एक एंटीजन जब बॉडी में आता है तो उस एंटीजन का पूरा शक्ल स्ट्रक्चर अपने पास सेव कर देना। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे जरासीम आता है तो उसके पास शक्ल स्टोर होता है और फौरन उसको पहचान देता है, उसके खिलाफ सेम उसी तरह एंटीबॉडीज बना के उसको किल कर देता है। तो इस मेमोरी बी सेल का काम क्या है, जब पहली दफ़ा कोई जरासीम बॉडी के अंदर आते हैं तो उसको जब किल किया जाता है उसको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर अपने पास सेव कर देना। अच्छा, टॉलरेंस एंड इम्यूनिटी। अच्छा, टॉलरेंस कहते बर्दाश्त को। टॉलरेंस इज द प्रिवेंशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एजेंट एंड अ पर्टिकुलर एंटीजन। फॉर इंस्टेंस, immune system is generally tolerate a self antigen, so it does not usually attack the body own cell and tissue and the organ। देखो, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये क्या, ये अपनी जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन है अपने उसके अगेंस्ट टॉलरेंस करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर भी जो फ्लोराज वगैरह मौजूद होते हैं, मगर वो उस तरह के फ्लोराज होते हैं जो हमें एज अ प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हिफाजत करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें लिखा है, द टॉलरेंस इज द प्रिवेंशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन। कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो जरासीम जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोराज है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसके नतीजे में जो इम्यून सिस्टम है उसको भी तकलीफ नहीं पहुंचाता।
ठीक है, तो इसी तरह ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इस टॉलरेंस इम्यून सिस्टम के हवाले से। Specificity in immunity with the ability of the antibodies to discriminate between the similar and even dissimilar antigen। इसमें ये स्पेसिफिसिटी क्या कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एक एंटीबॉडीज़ की वो एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं अलग 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 को, वे एक एंटीबॉडीज़ की वो एबिलिटी जो सिमिलर और डिसिमिलर एंटीजन को डिफरेंशिएट कर सके, उसको हम स्पेसिफिसिटी इन इम्यूनिटी कहलाई जाती है। ठीक है, और ये जो काबिलियत है, ये एक एंटीबॉडीज़ की अपनी काबिलियत होती है। इसको पता है कि भाई ये जो एंटीजन है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना के किल कर देता है, और जो नुकसान नहीं पहुंचाता तो उसको कुछ नहीं कहता। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? The primary immune response is the reaction of the immune system when it content of the antigen for the first time. Second immune response is the reaction of the immune system when it content an antigen for the secondary and subsequent times. For example, ये कह रहे अगर कोई भी जरासीम, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा टाइफाइड का जरासीम उसकी बॉडी में गया है, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ जो काम करेगी, लड़ेगी, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेगी। अगर फिर ये टाइफाइड की जरासीम इसके बाद दूसरी या तीसरी या जितनी भी दफ़ा जाए तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाएगा। अच्छा, डिफाइन द हाइपर सेंसिटिविटी। अभी हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या इंटॉलरेंस। ये हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को, या इनटॉलरेंस को, या हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बात चीज़ों को। उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू वे अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय अ नॉर्मल इम्यून सिस्टम, जब हम इंक्लूड एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी, देयर आर, फॉर एग्जांपल कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? जब हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो है, नॉर्मल, जब ये हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब अनडिजायरेबल, नाखुशगवार, ना चाहते हुए भी एक रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है। अब इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करना, उसका काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर वो प्रोटेक्ट तो करता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम का पहला काम क्या है? वो सही काम करता है, मतलब सही रिस्पॉन्स करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ना चाहते हुए अनडिजायरेबल रिएक्शन करे, अगर नाखुशगवार रिएक्शन परफॉर्म करे, नाखुशगवार जो फंक्शन है वो परफॉर्म करे हमारा इम्यून सिस्टम, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी कहलाई जाती है। ठीक है, हाइपर नाखुशगवार रिस्पॉन्स क्या करेगा? उसमें जैसे कि इंक्लूड एलर्जी, आउटो इम्यूनिटी, जैसे एलर्जीज वगैरह करा देता है, या आउटो इम्यूनिटी। तो इस कंडीशन को जो कहते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी। मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात, जब हमारे एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, अगर ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम एकदम एबनॉर्मल हो जाए, क्या करे? गलत तरीके से रिस्पॉन्स करना, गलत अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करना, अनडिजायरेबल। अभी हम तो नहीं चाहते ना कि हमें एलर्जी वगैरह हो, या आउटो इम्यूनिटी कोई इन्फेक्शन वगैरह का हो, हम तो नहीं चाहते ना। अगर ये इम्यूनिटी खुद से वो करना स्टार्ट कर दे, अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहलाई जाती है। ठीक है, अच्छा, they are usually refer as to over the reaction of the immune system and this reaction may be damage of the uncomfortable। जब ना चाहते हुए भी हमारे इम्यून सिस्टम में गलत फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसकी वजह से हमें क्या होते हैं? कोई डैमेजिंग भी हो सकती है और अनकंफर्टेबली भी फील हो सकती है। ठीक है, अच्छा, टाइप 1 रिएक्शन किसे कहते हैं? टाइप 1 रिएक्शन वे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर जब हमारी जो टाइप 1 रिएक्शन क्या होगा? जब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो, अचानक से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो टाइप 1 है। इसके अंदर क्या होता है? जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वे इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएट रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये जहन में रखना, ये हिस्टामिन नहीं है, हिस्टामिन इसकी वजह से बॉडी के अंदर एलर्जी काज होती है, और ये मास्ट सेल होते हैं, ये भी एलर्जी
मतलब एलर्जी पैदा करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं। जब हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए, सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर, एब्नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ई है तो ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाए। ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसके नतीजे में क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होते हैं। और मास्ट सेल्स से क्या होते हैं, और किस्म के जो मीडिएटर्स है वो भी रिलीज होते हैं। जब हिस्टामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मास्ट सेल से और सब्सटेंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इंसान को एक एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, एक एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। अभी एलर्जी के एग्जांपल दिए, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस एक स्किन एलर्जी है। अगर आप इसको पिक्चर को गूगल में भी सर्च करेंगे, एनाफाइलेक्सिस आपको आ जाएंगी, जैसे चूंटियाँ वगैरह काट देती है, इस तरह वो पूरी बॉडी एलर्जी टाइप नहीं होती, वो एनाफाइलेक्सिस कहलाई जाती है। या एलर्जिक रेनो कॉन्जक्टिवाइटिस, या इस एलर्जी की वजह से क्या हो जाता है, नाक और आंख जो होते हैं वो लाल वगैरह होते हैं और नज़ला वगैरह बिल्कुल रेडिश वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है उसको हम बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाई जाती है। ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिलेड एंड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, वे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर द exaggerate and inappropriate immunologic response occurring in a response to एंटीजन या एलर्जी। देखो, जब कोई भी ऐसा एंटीजन वगैरह आ जाए या कोई भी सी एलर्जी वाली चीज़ हमें बॉडी में चली जाए, या कोई ऐसी एंटीजन, कोई ऐसा जरासीम जो एलर्जी काज करे, उसके अगेंस्ट जब क्या होता है, इम्प्रॉपर मतलब बिल्कुल गलत तरीके से जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाती है, ये उस नतीजे में ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इस जो स्लाइड है इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शन है वो इम्यून सिस्टम कब परफॉर्म करता है। तो इसमें यह है कि जब इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव का रिएक्शन का जो फंक्शन है वो तब परफॉर्म करता है जब कोई एंटीजन बॉडी में चले, या कोई एलर्जन कोई चीज़ बॉडी के अंदर चली जाए, या काट दे, या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या हो जाती है, एकोरिंग हो जाती है, क्या इनप्रोपेट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। टाइप 1, 2 and 3 hypersensitivity reaction are the known as the immediate hypersensitivity reaction because they occur within 24 hour exposure एंटीजन या एलर्जन। ठीक है, अगर मैं आपको इस स्लाइड को एक सिंपल वे में समझा दूं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जरासीम है जो क्या करता है, एलर्जी काज करता है। जैसा वो जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या हो जाती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रोपेट इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, एलर्जी करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर कहते हैं अगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तो इन तीनों को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इनको टाइप 1 और टाइप, इनको क्यों इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो एलर्जी का रिएक्शन है ये 24 घंटे के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आज कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें फिर क्या है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वे डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स that occur to the direct action of the sensitized T cell। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है रिएक्शन, ये एक कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स है। ये वाला जो डिले हाइपर सेंसिटिविटी है ये इम्यून सिस्टम का एक कॉमन रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स क्यों होता है, ये डायरेक्ट एक्शन ऑफ सेनेटाइज टी सेल होते हैं, उसकी डायरेक्ट एक्शन की वजह से क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द कांटेक्ट ऑफ एंटीजन। फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीजन जो जरासीम काज करता है, ठीक है, जैसे वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सैनिटाइज टी सेल होते हैं, वो सैनिटाइज टी सेल क्या कहते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस एक्शन के नतीजे में जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इट रेफर टू एज अ डिलेड रिस्पॉन्स इन द इट विल यूजुअली required 12 to 24 hour at a minimum for a sign of the inflammation to occur locally। इसमें क्या हो जाता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें उसमें 24 घंटे के अंदर, मगर इसमें 12 से 24 घंटे के दरमियान
थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, और 24 घंटे के बाद इसकी जो रिएक्शन है या एलर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है थोड़ा सा मुश्किल था, मगर आप जब इसको ख़ुद से रिव्यू करेंगे और लेक्चर को फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा। और यहाँ तक हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। और इस यूनिट के हवाले से कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा और समझा दूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।